हेलो तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो के अंदर। तो उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल आदित्य इंस्टीट्यूट पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लेके आया हूं ब्रह्मास्त्र सीजन 1 का पार्ट 1। और इस पार्ट 1 के अंदर आपको देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 1, क्लास 10 का वास्तविक संख्याएं 1 शॉर्ट। मतलब इस चैप्टर के अंदर जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं उन सभी प्रकार के क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। और 2026 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए आपका एक भी क्वेश्चन इससे आउट नहीं जाने वाला है। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी गारंटी है, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो वीडियो को पूरा देखना है। क्योंकि अगर इस वीडियो को देख लोगे ना तो चैप्टर नंबर 1 जो है ना उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं है। लेकिन करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है। क्योंकि सारे के सारे आईएमपी क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वो पर्सनली 1.1 और 1.2 इन दोनों का 1 शॉट इस वीडियो के अंदर आपको दिखने वाला है। तो करते बिना रुके हम स्टार्ट। तो सबसे पहले आप सभी प्यारे बच्चों के लिए एक शायरी सुनिएगा कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल तो उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं, जो जिद पर अड़े होते हैं। तो इसी के साथ करते हैं हम अपने सेशन को स्टार्ट। तो बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताऊंगा कि इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आएगा वो कहाँ से आता है और कहाँ से नहीं आता है और किस टाइप से आता है। ठीक है, तो अगर आपको पता रहेगा ना तो आपको क्वेश्चन थोड़ा इजी लगेगा, आपकी तैयारी और अच्छी हो पाएगी। क्यों? क्योंकि आपको जो करना है ना पूरी एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। फिक्स के फिक्स क्वेश्चन बैठ जाए कि हमने पढ़ रखा है और आप वो सोल्व करके आ जाओगे। तो करना क्या है, आपको मैंने देखो यहाँ पे 4 पार्ट बनाए। कितने बनाए? 4 पार्ट। यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, लेकिन एक और पार्ट होता है थ्योरी वाला। देखो थ्योरी वाले पार्ट के अंदर क्या होगा, उसको सबसे पहले पढ़ाने वाला हूँ मैं। उसके अंदर लगभग जो हमारे अबसर वाले क्वेश्चन होता है उनको मैंने सोल्व कराया है। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम। बात समझिएगा, एचसीएफ और क्या एलसीएम। तो इसके अंदर उसके बाद सीखेंगे हम कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, इनका मान कैसे निकाला जाता है। उसके बाद देखो कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये एक रिलेशन होता है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरा की पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर, एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, बस वो वीडियो को पूरा देखना है। देखो नंबर 3 पे क्या है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न अपरिमेय संख्या। ये सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन है कि हर साल बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है कि अगर आपने इस क्वेश्चन को कर लिया ना तो आपके फिक्स नंबर है कि आपके नंबर फिक्स हो चुके हैं, कोई नंबर आएंगे ही सरी, कोई काट नहीं सकता। ठीक है, मतलब ये 3 टाइप तो ये है। एक टाइप क्या है, थ्योरी वाला। अगर आप इन चारों टाइप के प्रकार के क्वेश्चन को कर लेते हो ना तो मेरी गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होने वाला है। बस को करना क्या है, इन 4 प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए इस वीडियो का करना है, पूरा देखना है। तो बच्चों करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम का मतलब जानेंगे कि नाम का मतलब क्या है। देखो चैप्टर का नाम है हमारे पास वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का नाम का मतलब जानेंगे। देखो वास्तविक संख्या नाम है, एक तरफ में लिखा है परिमेय और एक तरफ लिखा है क्या अपरिमेय। तो ये वास्तविक संख्या होती है ना, वो किसे बनती है? परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग करने पर या फिर इन दोनों का मिक्सचर जो कहलाता है ना वास्तविक संख्या कहलाता है। मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि वास्तविक संख्या क्या होती है तो हम क्या बोलेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाने पे जो रूप आता है वो हमारा क्या है? वास्तविक संख्या है। मतलब वास्तविक संख्या बराबर क्या होता है? परिमेय प्लस अपरिमेय। ठीक है, बात आई समझ में कि वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय और अपरिमेय दोनों अलग अलग होते हैं। अगर इन दोनों को मिक्स कर दूं तो जो प्राप्त होगा वो हमें क्या है? वास्तविक संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखो अब नंबर के पढ़ेंगे परिमेय संख्या क्या होता है। देखो नाम क्या लिखा हुआ? परिमेय। अब इसकी परिभाषा क्या होती है कि जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। बात समझिएगा कि p बटा क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, q लिखा है। एक एक चीज बताने वाला हूँ। देखो यहाँ p का मतलब कोई संख्या है और q का मतलब भी क्या है? कोई संख्या है। लेकिन संख्या पूरी पूरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूरी पूरी। मतलब कोई संख्या पॉइंट वाली नहीं चलेगी। जिसे एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पे मैं 3/5। ये क्या है? 3 भी पूरा है 5 भी पूरा है। तो 3 का मतलब यहाँ पे क्या है? p है। q का मतलब क्या है? 5 है। ठीक है, ये 3 किसका काम करेगा? p का, और q किसका काम करेगा? 5 का। बात आगे समझ में? मतलब ये क्या है हमारे पास? परिमेय संख्या। मतलब बटा बट्टी वाली जो संख्याएं होती है ना वो क्या होती है हमारे पास? परिमेय संख्या होती है। कौन सी होती है? परिमेय संख्या होती है। मतलब जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हो कौन सी कहलाती है? 3/5। एक एग्जाम्पल ये है, एक और लिख सकते हो जैसे कि 1/3, 4/7। ये सारी क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन अगर यहाँ पे बोले थे क्या, इसके अंदर कंडीशन होती है कि ये p और q तो संख्या है। अगर p और q दोनों संख्या है तो हमने दोनों जगह p क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो नीचे वाला मान होता है बेटो क्या है? हर है। क्या है? हर।
नीचे वालों क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, ध्यान रखना। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है, हर। अगर एफ याद नहीं रहता है तो ध्यान क्या रखोगे कि नीचे क्या आता है, क्यू। तो जो क्यू का मान है ना, वो किसी भी कंडीशन में जीरो के बराबर नहीं हो सकता। मतलब क्यू का मान हमें कभी भी जीरो नहीं रखना है। मतलब कैसे, अगर मैं ऊपर 3 लिख रहा हूं तो मैं 3 के बट्टे में जीरो नहीं लिख सकता, 3 के बट्टे में जीरो नहीं लिख सकता। मतलब जिस संख्या के अगर बट्टे में जीरो आ जाए तो वो परिमेय के अंदर काउंट नहीं होगी। ये कंडीशन क्या बोलता है, क्यू बोलता है कि अगर आपको परिमेय संख्या बनानी है तो क्यू का मान किसी भी हालत में, मतलब नीचे वाले का मान तो किसी भी हालत में जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, ये तो हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अगर बात करता हूं मैं अपरिमेय संख्या की, देखो जिस संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वो कौन सी कहलाएगी, अपरिमेय कहलाती है। और देखो हमने क्या बताया था कि जिस संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो क्या है, परिमेय। लेकिन इसका उल्टा, जिसमें हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते वो कौन सी कहलाती है, अपरिमेय कहलाती है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एग्जाम्पल देखते हैं अपरिमेय के। इसका मतलब क्या है, रूट वाली संख्या बच्चों, किसी संख्या अंडर रूट वाली संख्या, कि जो संख्या रूट से बाहर नहीं आ सकती। जैसे कि मैं लिखता हूँ बच्चों यहाँ पे अंडर रूट में 5, तो रूट 5 जो है ना, ये हमारे पास अपरिमेय बच्चों, क्या है, अपरिमेय है। बात समझिए, ये क्या हमारे पास अपरिमेय है, क्योंकि 5 का वर्गमूल आपको पता है क्या, नहीं पता है। लेकिन बाई चांस देखो, अगर मैं रूट में लिख दूं बच्चा लोग यहाँ पे 4, क्या लिख दूं 4, तो ये रूट 5 तो क्या है, अपरिमेय है। लेकिन ये रूट 4 अपरिमेय नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो 4 का वर्गमूल पता है। अगर ये 4 रूट से बाहर आएगा तो कितना बार आता है, 2 बार आता है। मतलब रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। तो रूट 4 का मान 2 होता है, इसलिए रूट 4 क्या है, हमारे पास अपरिमेय नहीं है। लेकिन जो रूट 5 है उसका कोई मान होता ही नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगा वो, अपरिमेय। और जो रूट 4 का मान क्या होता है, 2 होता है, इसलिए क्या कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे लिख दो रूट में 13, तो रूट में 13 किसी का वर्ग होता है क्या, नहीं होता है। मतलब ये रूट 13 क्या है, हमारे पास अपरिमेय है। लेकिन मान लो लिख दो मैं रूट 16, तो 16 किसका वर्ग होता है, 4 का होता है। मतलब 16 का वर्गमूल कितना प्राप्त होता है, 4 होता है। तो इसका आंसर कितना आ सकता है, 4। तो ये हमारे पास अपरिमेय होगा क्या, नहीं होगा। ये किसमें आएगा, परिमेय के अंदर काउंट होगा। ठीक है, मतलब जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं कौन कहलाती है, परिमेय। और जिसको नहीं लिख सकते वो क्या कहलाती है, अपरिमेय कहलाती है। अब ये तो मेन परिभाषा है। ठीक है, देखिए इनके क्वेश्चन में थोड़ा अटपटे पूछते हैं। देखो बच्चों बताता हूँ, देखो एक और मैं आपको, कि बाई चांस देखो एग्जाम में हर बार रिपीट होता है कभी कोई क्वेश्चन। बात समझना कि एक की आप नाम सुना होगा पाई, ये नाम सुन रखा है। जो पाई होता है ना, ये पाई की वैल्यू होती है 22/7। बात समझना, अगर मैं इधर लिख दूं पाई और इधर पाई का मान लिख दो कितना, 22/7, अगर आपको ऐसे पाई की डिजाइन बनी हुई नजर आ जाए, मतलब ऐसा साइन बना हुआ नजर जाए किसका, पाई का, तो पूछे किसका साइन है, तो ये पाई का साइन है। लेकिन ये बताओ अपरिमेय है कि परिमेय है, तो अगर ऐसा साइन बना हुआ जाए तो वो अपरिमेय के अंदर काउंट होता है। किसके अंदर, अपरिमेय के अंदर। लेकिन पाई का मान कितना होता है, 22/7। अगर क्वेश्चन में आ जाए भाई साहब 22/7, तो वो किसके अंदर काउंट होता है, परिमेय। नहीं, ऐसा करके मत आना कि गुरुजी ने बोला था कि 22/7 तो क्या होता है, परिमेय, और 22/7 मतलब पाई होता है, तो पाई भी क्या कहलाएगा, परिमेय। नहीं, अगर पाई लिखा हुआ आ जाए डायरेक्ट तो क्या बोलेंगे हम, अपरिमेय। लेकिन पाई की वैल्यू आ जाए तो क्या कहलाएगा वो, 22/7 परिमेय संख्या कहलाता है। मतलब जहां पे पाई लिखा हुआ आएगा वो तो क्या है, हमारे पास अपरिमेय है। लेकिन जहां पे ओनली 22/7 लिखा हुआ है, हालांकि ये पाई की वैल्यू है, लेकिन किसके अंदर काउंट होगी, परिमेय के अंदर। बात आई समझ में आपको। तो बच्चों सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करना आना चाहिए। ठीक है, तो हम सीखेंगे सबसे पहले यहाँ पे क्या, कि अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। देखो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 140। पहले आपको 140 लिखना है और इस प्रकार से आपको डिजाइन बनानी है। ठीक है, ये इसका पहला है। देखो नाम क्या लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड है। गुणनखंड है मतलब हमें कुछ गुणा के रूप में तोड़ना है। लेकिन आगे किसका जिक्र है, अभाज्य का जिक्र है। किसका है, जिक्र किसका है, अभाज्य का है। तो हमें यहाँ पे जिस संख्याओं का प्रयोग करेंगे ना, वो सारी की सारी कैसी होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। और बच्चों अभाज्य संख्या क्या होती है पता है आपको, क्या होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। मतलब कि जो संख्या खुद के पहाड़े के अलावा किसी और पहाड़े में नहीं आती, मतलब कि उस संख्या को अपन और भागों में तोड़ नहीं सकते, वो कौन सी कहलाती है, अभाज्य। देखो भाज्य मतलब क्या होता है, बांटना, और मतलब क्या, नहीं, मतलब जिसे अपन और बांट ही नहीं सकते, कौन सी कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 2 को बांट सकते हैं क्या, 2 अपने 2 के पहाड़े के अलावा किसी और पहाड़े में आता ही नहीं। 17 आता है किसी और पहाड़े में क्या, 17 के पहाड़े में आता है ओनली, और किस पहाड़े में आता ही नहीं। मतलब क्या है बेटा लोग, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, मतलब हमें इन संख्याओं का उपयोग करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 140। अब आपको
सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करना है, छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। कहाँ से करना है, छोटे नंबर से। बताओ 140 क्या एक सम संख्या है, तो आपको सबसे पहले 2 का भाग लगाना है। किसका लगाना है, 2 का। तो अगर मैं 2 का भाग लगा तो बच्चों देखो क्या इस 2 का भाग 1 में जाएगा, क्या नहीं जाएगा, तो मैं 14 पूरे भाग लगूंगा। तो 2 फायदे कितना होता है बच्चों, 14 होता है। बात समझिएगा, 2 का भाग 14 में कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो 2 फायदे कितना हो गया, 14। अब 0 का 0 लिख दो, क्योंकि 0 में जाएगा नहीं। ठीक है, फिर से डंडी खींचो या फिर नीचे, और फिर से 2 का भाग लगाओ। जब तक पीछे सम संख्या है तब तक हमें किसका भाग लगाना है, 2 का लगाना है। देखो अगर यहाँ पे फिर से 2 का भाग लगाता हूँ तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। लेकिन यहाँ पे है कितना बच्चों, 7 है। हमें चाहिए कितना, आ कितना रहे 8, लेकिन चाहिए कितना हमें 7। तो 8 तो क्या है, ज्यादा है, तो हम कम बार बोलेंगे। 2 तिया कितना 6, कितनी बार गया, 3 बार। लेकिन आया कितना, 2 तिया करने पे 6 आया है। कितना आया है, 6। लेकिन था कितना, 7। कितना अधिक था, वो 1 अधिक था, मतलब 1 बच गया। 7 के अंदर से 6 गया, कितना बचा, 1। तो 1 का चल जाएगा, पीछे खिसक जाएगा। और पहले से पीछे क्या है, यहाँ पे 0 है, तो 1 के आगे लग जाएगा, 0 के आगे लग जाएगा। तो ये 0 और 1 मिलकर क्या बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 10। तो फिर से भाग लगाओ कि 2 बजे कितना होता है, 10। कितनी बार गया बेटा लोग, 5 बार गया। तो कितना प्राप्त हुआ हमें, 35 प्राप्त आता है। ठीक है, उसके बाद अब लगाते हैं हम 3 का भाग, क्योंकि देखो 5 है पीछे, क्या है 5, और 5 एक विषम संख्या है, मतलब 2 का भाग इसमें नहीं जाने वाला है। अब सोचो अगर मैं इसमें 3 का भाग लगाता हूँ तो 3 का भाग 3 में चल जाएगा, लेकिन 5 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, मतलब 3 को कैंसिल कर दो। अब 3 के बाद देखो क्या है, 5। 5 का लगाते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 50 25, 5 छंग 30, 5 सत्तू 35। मतलब 7 बार गिनने पे कितना आता है हमारे पास, 35 आता है। कितनी बार, 7 बार गिनने, तो 5 सत्तू 35। अब कितना है देखो, 7। फिर से 7 आया, फिर से भाग लगाओ। अब 7 का भाग तो केवल 7 में ही जाएगा, क्योंकि 7 क्या है, भाज्य संख्या है। तो 7 एकम 7। तो इसी के साथ हम देखो ये सारा क्या हो गया, कवर हो गया। अब नीचे कितना लाना है, एंड में कितना लाना है, 1 लाना है। कहाँ तक रोकना है, जब तक 1 ना आ जाए। अब देखो जो जो संख्या प्राप्त हुई ना, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, मतलब इस 140 को हमने कितने टुकड़ों में विभाजित करा, इन 4 टुकड़ों में। 2 तो क्या है, 2 है, देखो एक तो हमारे पास 2 है, फिर एक और 2 है, फिर 5 है, फिर क्या है 7। अब चाहो तो आप इन 4 को गुणा करना है। 2 दूना 4, चारों पंजे का 20। 20 का गुणा अगर 7 से करोगे कितना आएगा, 140 ही आएगा। मतलब हमने इस 140 को अभाज्य गुणनखंड, मतलब देखो सारी की सारी संख्याएं कौन सी, अभाज्य संख्या है, मतलब इनके गुणा के रूप में लिख दिया, तो इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। ऐसे ही आपको क्या करना है बच्चों, अगला क्वेश्चन करना है। कौन सा वाला, अगला वाला करना है, देखिएगा दूसरा करना है फर्स्ट फिल्म में, दूसरा आपको करना है। ठीक है, मैं तीसरा बता रहा हूँ। ये चैप्टर नंबर 1.1 के सारे क्वेश्चन है। ठीक है, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी, कौन सी वाली, जिसके अंदर हमने प्रश्न वाली की सारे सॉल्व करा रखा है, वो वाली वीडियो आपको जाके देखनी है, लिंक हमने दे दिया है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको मैं बिल्कुल जो IMP क्वेश्चन है, मेजर क्वेश्चन है, बताने वाला हूँ। देखो अब हम लेंगे नंबर 3 को। देखो नंबर 3 पे कितना है, यहाँ पे 3, 8, 2, 5। देखो पीछे क्या है, यहाँ पे 5 है, मतलब 2 का भाग तो जाएगा नहीं। 2 के बाद कितना आता है, 3 का। 3 का लगाते हैं, देखो 3 एकम 3, 3 का भाग 3 में एक बार ही आएगा। अब बाई आती है 8 की, 3 दूना 6, 3 तिया 9, लेकिन 9 8 से क्या है, ज्यादा है, हमें कम चाहिए। तो 3 दूना कितना, 6, 2 बार गया। 8 में से 6 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 का लग जाएगा, पीछे लग जाएगा, कितना बन गया है, 22। अब तीनों फतेह कितना होता है, 21। कितनी बार जाएगा बेटा लोग, 7 बार जाएगा। ठीक है, फिर कितना बचेगा, 22 में से 21 गया, कितना बचा, 1। कितना बन गया है, 15। अब तीनों पंजे कितना होता है बच्चों, 15 होता है। ठीक है, उसके बाद फिर 3 का भाग लगाते हैं। देखो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौ कितना होता है बच्चों, 12 होता है। मतलब पूरी पूरी बाहर जा रहा है। देखो एक में जाए नहीं जाएगा, तो हम पूरे 12 में लगाएंगे। ठीक है, अब 3 चौ कितना होता है, 12। अब 7 में लगाता है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 9 क्या है, ज्यादा है, तो 3 दूना 6, कितनी बार, 2 बार। 7 के अंदर से 6 गया, कितना बचेगा, 1। तो 1 का लग जाएगा, इस 5 के आगे कितना बन गया है, 15। अब तीनों पंजे कितना होता है, 15 है। ठीक है, अब क्या आया, 425। अब देखो 425 में 3 का भाग नहीं जाएगा। देखो 3 एकम 3, 4 में जगूंगा। ठीक है, 1 बच जाएगा, वो इस 2 के आगे लग जाएगा, कितना बन जाएगा, 12। अब 3 चौक 12, फिर 5 बच जाएगा। 5 में 3 का भाग जाता ही नहीं है, क्योंकि 3 के बारे में 5 आता ही नहीं है। अब 3 के बाद क्या आता है, देखो 5 आता है। अब 5 की बारी, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, कहाँ तक जाएंगे, 5 8 40। 5 में कितना होता है, 45, लेकिन 45 ज्यादा हो जाएगा 42 से, तो 5 8 40। अब 42 के अंदर से 40 गया, कितना बचेगा, 2। कितने, 2 का लग गया, 5 के आ गया, कितना बन गया, 25। अब 95 में कितना होता है बच्चों, 25 होता है। अब कितना है, 85 आया।
फिर से 5 का लगाते हैं, 5 एकम 5, 8 के अंदर से 5 गया, कितना बचा 3, कितना बन गया 35, 5 तो कितना होता है 35। अब देखो कितना है 17 है, 17 खुद क्या है एक अभाज्य संख्या होती है, तो 17 का भाग केवल 17 में ही जाएगा, तो 17 एकम 17। तो कितनी संख्या में तोड़ा बच्चों, यहाँ पे देखो इसको कि 3 8 2 5 को हमने किसमें तोड़ा है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, मतलब 2 बार तो क्या है हमारे पास 3 है, 2 बार 5 है, 1 बार क्या है 17 है। तो अगर आप चाहो तो इन सबको गुणा करोगे ना, तुम्हें संख्या ये वाली प्राप्त होने वाली है, क्योंकि सारी की सारी क्या है अभाज्य, ये क्या इनका गुणा है, तो अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है अभी 7 4 2 9। देखो देखिएगा, अब इसके अंदर अगर आप 3 का भाग लगाओगे ना, क्योंकि 2 का लगा नहीं सकते, पीछे क्या है 9 है, 3 का भाग लगाएंगे तो 3 का भाग नहीं जाने वाला है, ठीक है, टाइम वेस्ट करे बिना। 5 का भी नहीं जाने वाला है, 7 का भी नहीं जाने वाला है, 11 का भी नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट जाएगा किसका बच्चों 17 का जाएगा। देखना मैंने चेक करा है इसलिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप किसका लगाएंगे, हम 17 का लगाएंगे। देखो यहाँ पे 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तो 51, 17 चौक 68, कितनी बार जाएगा बच्चों यहाँ पे 4 बार, कितनी बार जाएगा 4 बार, 74 के अंदर से 68 गया, कितना बचेगा 6, ठीक है। यहाँ पे लगा दो इसको, कितना बन गया है 62। अब 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया कितना 51, अब 62 के अंदर से 51 गया, कितना बचेगा बच्चों 11 बचेगा, कितना बचेगा 11, तो 11 का लग जाएगा, इस 9 के आगे लग जाएगा, ठीक है, कितना बन गया 119। अब 17 7 कितने होते हैं 119 होते हैं। देखो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तो 51, 17 चौक 68, 4 बार गया 74 में लगाया, कितना बचा 6, 62 बन गया, फिर 17 तिया कितना 51, बीच में कितना आएगा यहाँ पे 3 आएगा, फिर 62 के अंदर से 51 आया, कितना बचा 11, तो 119 बन गया, 17 फतेह 119, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे 17 से नहीं जाने वाला है, अब किससे देंगे यहाँ पे 19 से देंगे। देखना 19 से कम 19, 19 गुना 38, मैंने चेक करा बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, नहीं जाने वाला है। 19 से कम 19, 19 गुना 38, 43 के अंदर से 38 गया, कितना बचेगा 5, 19 से कम 19, 19 गुना 38, 19 दिया 57, कितनी बार आएगा 3 बार। देखो फिर से कितना आया 23, अब 23 जो खुद भी क्या है देखो अभाज्य संख्या है, तो 23 किसी और को पढ़ने में आएगा नहीं, किसके अलावा 23 के अलावा, तो फिर से कितना करेंगे 23 से कम 23, तो हमारा आंसर कितना आएगा देखो यहाँ पे 17 गुणा 19 गुणा 23। तो मतलब देखो आपने क्या सीखा कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि जो संख्या दी है ना, हमें उसको ऐसे गुणा के रूप में लिखना है जिसमें सारी की सारी संख्याएं जो आए ना वो कौन सी आए अभाज्य संख्या है। और हमें ध्यान कर रखना है आपको कि जो भाग लगाते हैं ना, वो हमें भाग जो लगाना है ना सारी की सारी अभाज्य संख्याओं से लगाना है। ऐसा नहीं कि हम 4 से भाग लगा रहे हैं, 9 से भाग लगा रहे हैं, क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं नहीं है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है जो खुद के पहाड़े के अलावा किसी और पहाड़े में नहीं आती। तो ध्यान क्या रखना है आपको, मेन पॉइंट यही है कि आपको सारी संख्याओं को भाग तो लगाना है, लेकिन किसको छोड़ के बस अभाज्य संख्या का भाग लगाना है, बाकी किसी संख्या का आपको उपयोग नहीं कर रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कवर हो चुका है, ठीक है। सेकंड में बात करते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना है। देखो यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किताब का एग्जाम्पल है। देखो कि हमारा नंबर क्या है कि 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। क्या करना है सबसे पहले देखो, एक तरफ आपको लिखना है कितना 6 और एक तरफ कितना लिखना है 20, कितना लिखना है 20। अब देखो ये 6 को तोड़ना है किससे, जो मैंने आपको सिखाया है। क्या सिखाया है अभी, अभाज्य गुणनखंड करना। तो किसका भाग लगूंगा देखो 2 का, 2 ते कितना होता है 6, फिर से 3 एकम 3, जिसका क्या होगा टुकड़े बन गए। ऐसी बात करता हूँ मैं किसकी 20 की, तो 2 एकम 2, 0 का 0, फिर 2 पंजे का 10, फिर अब 5 क्या है एक कौन सी संख्या है अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 5 एकम 5। इतना करने के बाद देखो यहाँ पे हमने 6 को भी अभाज्य गुण से तोड़ लिया और 20 को भी इसको अभाज्य विधि से तोड़ लिया। अब देखो हम 6 को लिख सकते हैं कितना यहाँ पे 2 गुणा कितना 3, और 20 को कितना लिख सकते हैं यहाँ पे 2 गुणा 5। अब 2 चीजें निकाल लिया यहाँ पे, एक तो एचसीएफ एक और क्या एलसीएम। देखो एचसीएफ का मतलब ये होता है कि हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों के अंदर आपको दिख रहा है कि हमने एक तो 6 के टुकड़े किए हैं और 20 के भी टुकड़े किए हैं। अब आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों के अंदर आपको नजर आ रहा हो। देखो अगर मैं बात करता हूँ 2 की, तो देखो ये 2 इधर भी है इधर भी है। देखो मैंने इसको पैक कर रखा है इसमें, देखो एक जोड़ा बन रहा है, इधर भी क्या है 2, इधर भी क्या है 2, तो एच शेप में कितना आएगा 2। अब देखो इधर क्या है 3, ऊपर क्या है 3, लेकिन आपको नीचे 3 दिख रहा है क्या,
नहीं दिख रहा है। अब नीचे एक और 2 है, लेकिन ऊपर एक और बार 2 है क्या? नहीं है, बस एक एक बार 2, दोनों में क्या है? कॉमन है। अब देखो नीचे कितना है? 5। क्या 6 में 5 दिख रहा है टुकड़े में? क्या नहीं दिख रहा है? मतलब एक ओनली एक नंबर कौन सा है? वो 2 है, जो इन दोनों के अंदर यहाँ पे क्या है? उपस्थित है। तो हमारा एचसीएफ क्या कहलाएगा यहाँ पे? ओनली 2। अब बात करता हूँ देखो यहाँ पे एलसीएम की, देखिएगा कि एलसीएम। अब देखो एचसीएफ का मतलब क्या है? हमें ऐसी जो ढूंढनी है जो दोनों के अंदर उपस्थित हो, ठीक है, दोनों के अंदर कॉमन हो। अब बात करता हूँ अगर एलसीएम की, तो यहाँ पे देखो यहाँ बच्चों कि कितने टाइप के नंबर है। बात समझिएगा कि यहाँ पे कितने प्रकार के नंबर है, कितने प्रकार के नंबर है। अगर देखो बात करोगे तो 2 अधिकतम कितनी बार है? देखो 2, एक तो 2 आ रहा है, एक 3 भी है, एक 5 भी है। ये 3 प्रकार के नंबर है। कितने प्रकार के नंबर है? 3 प्रकार के। एक तो 2 है, एक 3 है, एक और क्या है? 5 है। तो देखो कि अधिकतम कितनी बार आ रहे हैं, कितनी बार? अधिकतम कितनी बार आ रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ 2 की, तो देखो यहाँ पे 2 कितनी बार है? एक बार ही है, लेकिन 2 अधिकतम देखो 2 बार आ रहा है। किस वाली लाइन के अंदर? नीचे वाली लाइन के अंदर। बात समझिएगा कि हमें सारे नंबर लिखने हैं, बस वो अधिकतम हाईएस्ट कितनी बार आ रहा है वो लिखना है। जैसे 2 देखो यहाँ पे कितनी बार है? 2 बार है। इस दूसरी वाली लाइन के अंदर ये 2 कितनी बार है? 2 बार है। तो क्या करना है आपको? 2 को 2 बार लिखना है। अब बच्चे बोलेंगे सर 2 तो 3 बार आ रहा है, लेकिन आप किसी एक लाइन को नोट करना है। किसको लाइन को? किसी भी एक लाइन के अंदर, और वो लाइन कौन सी चूज करनी है? जिसके अंदर वो अधिकतम बार आ रहा हो। ये 2 ऊपर भी आ रहा है, लेकिन हमने ऊपर वाला 2 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे वाली लाइन के अंदर 2 अधिकतम बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। अब बात करता हूँ 3 की, तो देखो 3 ओनली एक बार ही है, वो भी ऊपर वाली लाइन के अंदर, तो 3 को एक बार लिख देंगे। एक और क्या है? देखो 5, 5 भी कितनी बार है? एक बार ही है, तो 5 को भी हम एक बार लिख देंगे। लेकिन हमने 2 को 2 बार क्यों लिखा है? क्योंकि ये 2 जो है ना, वो नीचे वाली लाइन के अंदर अधिकतम 2 बार आ रहा है। और इनका गुणा कर दो, देखो यहाँ पे ये 5 है, ठीक है। अगर गुणा कर तो 2 दिन कितना हो जाएगा? 4, 4 से कितना हो जाएगा? 12। तो 12 इंटू में कितना आएगा? 5, तो 12 बजे कितना होता है? 60। मतलब हमारे पास देखो यहाँ पे एचसीएफ कितना आता है? 2 आता है, और एलसीएम कितना आता है बच्चों? यहाँ पे 60 आता है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो बच्चों अब बात आती है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको मैं एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखाने वाला हूँ। बस यहाँ पे अंतर क्या है कि यहाँ पे 3 प्रकार के नंबर है। अब हम यहाँ पे 3 प्रकार के नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखने वाले हैं। सबसे पहले देखो 3 प्रकार के नंबर है। एक तो 6 है, 6 को लिख देंगे ऐसे करके, ठीक है। एक और क्या है? 72 है, 72, इसको ऐसे लिख दो। एक और कितना है? 120। सारे के सारे को आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनफल विधि से तोड़ना है। तो कुछ 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। बात करता हूँ 72 की। 2 एकम 2, 2 गुना 4, 2 तिया 6। कितनी बार गया? 3 बार। 7 में से 6 गया, कितना बचेगा? 1। 2 छम 12। फिर 2 एकम 2, 1 बचा। 3 में से 2 गया, कितना बचेगा? 1। 2 आठे कितना? 16। फिर 2 नम 18। फिर 3 तिया 9। फिर 3 एकम 3। कॉमन सेंस है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। एक और बात करते हैं 120 की। 2 छंग 12, कितना बचा? 0 का 0। फिर 2 तिया 6, फिर 0 का 0। अब देखो 2 का भाग लगाएं फिर से। 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 बन जाएगा 10। अब पीछे ही देखो कितना है? 5 है, तो 2 का भाग तो नहीं जाएगा। 3 का लगाते हैं, 3 5 15। अब 5 है, तो 5 तो खुद अभाज्य संख्या है, तो 5 एकम 5। देखो अब क्या करना है आपको? सबको तोड़ना है। एक तो 6 है आया, 2 इंटू 3 टूटा। एक और क्या है? 72। देखो 72 किसमें आया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। एक और क्या है? देखो 120। हमने 120 को किसमें जोड़ा? देखो यहाँ पे कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब पहली बारी किसकी आती है बच्चों? देखो एचसीएफ की, ठीक है। और एचसीएफ का मैंने मतलब क्या बताया था कि जो तीनों के अंदर, सबके अंदर कॉमन हो। या 3 संख्या है तो तीनों के अंदर कॉमन। देखो अगर बात करूँ तो देखो 2 की, देखना कि ये वाला 2 जो है ना, इन तीनों के अंदर दिख रहा है, दिख रहा है। ये 2 ऊपर भी है, नीचे भी, नीचे भी। मतलब एक तो क्या आएगा हमारे पास? 2 आएगा। एक और चीज चेक करते हैं। देखो नीचे एक और 2 है, इधर भी एक और 2 है, लेकिन ऊपर 2 है क्या? नहीं है। देखो ऊपर 3 है, नीचे भी एक 3 है, देखो, और ऊपर भी एक 3 है। इन तीनों के अंदर देखो 3 3 दिख रहा है। मतलब एक और क्या आएगा हमारे पास? 3 आएगा। अब इसके अलावा कुछ भी संख्या नहीं है जो इन तीनों के अंदर मौजूद हो। तो 2 का गुणा 3 से काटूंगा, कितना आएगा? 6। मतलब हमारे पास यहाँ पे एचसीएफ कितना आएगा? 6 आएगा। ऐसी बात करता हूँ अगर मैं एलसीएम की, तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ कितने प्रकार के नंबर हैं। देखो एक तो 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक और क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो अब चेक करना है कि 2 अधिकतम कितनी बार है किसी एक लाइन के अंदर। इस ऊपर वाली लाइन के अंदर 2 कितनी बार है? 1 बार है। लेकिन नीचे वाली लाइन के अंदर 2 कितनी बार है?
3 बार है, और इसके नीचे वाली लाइन के अंदर भी 2 कितनी बार है, 3 बार है। तो आप कोई सी भी लाइन ले सकते हो, क्योंकि दोनों के अंदर कितनी बार है, 3 बार, और हाईएस्ट है, अधिकतम 2, 3 से ज़्यादा आ ही नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 को 3 बार लिख देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2, क्यों लिखा हमने 3 बार, क्योंकि अधिकतम 2 3 बार आ रहा है। अब बात करता हूँ मैं 3 की। तो देखो, इस ऊपर वाली लाइन के अंदर 3 एक बार है, और नीचे वाली लाइन के अंदर भी कितनी बार है, 1 बार। लेकिन जो बीच वाली लाइन है 72 वाली, उसके अंदर हमें 3 कितनी बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है। तो हम 3 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, क्योंकि 3 अधिकतम कितना आ गया, 2। अब एक और नंबर बच गया 5। अब देखो 5 ऊपर है ही नहीं, इस वाली में 5 है क्या, नहीं है। लेकिन तीसरी वाली लाइन के अंदर 120 वाली के अंदर 5 अधिकतम 1 बार तो आ रहा है, तो 5 को हम ओनली 1 बार लिख देंगे। ठीक है, अब गुणा करना है। अगर मैं 2 को 3 बार गुणा करूँगा कितना आएगा, 8। 3 से कितना हो जाएगा, 9। गुणा में कितना है यहाँ पे, 5। अब 8 बन जाएगा 40, तो 40 गुणा कितना, 9, कितना जाएगा यहाँ पे, 9 चौक 36, कितना आएगा, 360। मतलब ये हमारा क्या बच्चों यहाँ पे आंसर है, क्या है बच्चों, ये एलसीएम है, और ये क्या है, एचसीएफ है। बात है समझ में आपको। तो बच्चों अब बारी आती है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिएगा, उदाहरण नंबर 3 है आपके बुक का। क्या लिखा हुआ है, देखो कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या करना है, पहले एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 96, और एक तरफ लिखना है कितना आपको, 404, क्योंकि बोला है देखो क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, और ये कौन सी विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि है। इसको तोड़ते देखो पहले, 2 चौक 8, 9 के अंदर से 8 गया, कितना बचेगा, 1, तो 2 8 16, फिर 2 दूना 4, फिर 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 चौक 8, ठीक है, 2 एक कम 2, फिर 2 दूना 4, 2 बार जाएगा, ठीक है। अब 2 छंग 12, 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, चेक कर लेना, यही आएगा। अब बारी इसकी आती है 404 की। देखो, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को नहीं लाइक किया है तो कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। 2 दूनी कितना होता है, 4, 0 का 0, 2 दूनी कितना, फिर से 4, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 एकम 2। अब देखो फिर से क्या है, 101। इस 101 में ना 2 का भाग जाएगा, ना 3 का, ना 5 का, ना 7 का, ना 11 का, ना 13 का, ना 17 का, ना 19 का, क्योंकि 101 जो है ना वो खुद एक अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है, अभाज्य संख्या। मतलब इस 101 में 101 के अलावा किसी और का भाग नहीं जाएगा। तो हम किसका भाग आएंगे यहाँ पे, 101 एकम 101। अब देखो पहले क्या निकालने के बोला है, एचसीएफ निकालने के बोला है। तो एचसीएफ मतलब क्या होता है बच्चों, कि हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों के अंदर हो। देखो एक तो आपको दिख रहा होगा 2, ये 2 आपको इधर भी दिख रहा है और इधर भी दिख रहा है, तो एक बार तो 2 आ गया, एक बार 2 कॉमन है, ठीक है। एक और बार देखो, इधर एक और बार 2 है, और इधर भी क्या है, एक और बार 2 है, तो एक और बार 2 आ गया। लेकिन अब इधर 2 है, इधर 2 है क्या, नहीं है। इधर 101 है, अब इधर 101 है क्या, नहीं है। मतलब ओनली 2 आ रहा है, वो कितनी बार, 2 बार आ रहा है। तो हमने 2 को 2 बार लिख दिया, तो 2 में कितना होता है बच्चों, 4 होता है, ठीक है। तो 2 में कितना आ गया, 4। मतलब हमारे पास एचसीएफ कितना है बच्चों, यहाँ पे 4 प्राप्त होता है। अब देखो इस चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना सीखा, उसके बाद एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कर सकते हो। लेकिन इस चैप्टर के अंदर देखो क्या होता है कि जब 2 संख्याओं का हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं ना, तो एक रिलेशन होता है। देखो मैं आपको इंट्रो में बताया था कि एचसीएफ गुणा एलसीएम जो होता है ना, वो उन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। मतलब कि अगर हम कोई 2 नंबर है, फर्स्ट और सेकंड नंबर, उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, उनका गुणा करते हैं और उन दोनों नंबर का गुणा करते हैं, तो उन सबका जो गुणा आता है ना, वो आपस में क्या आता है, बराबर आता है। तो देखो यहाँ पे कितनी चीजें होती है, 4 चीजें होती है। एक तो 2 संख्याएं होती है, पहली संख्या दूसरी संख्या, वो 2 क्या है, उनका एचसीएफ और उनका क्या, एलसीएम। अब देखो क्वेश्चन में क्या करता है कि 4 चीजें होती हैं, 4 के अंदर से कोई सी 3 दे देता है और एक हमें पूछता है। तो देखो क्या मैं इस सूत्र की सहायता से, अब हमने एचसीएफ का मान तो निकाल लिया, तो बचा क्या, एलसीएम। तो क्या मैं एलसीएम का मान निकाल सकता हूँ क्या, क्योंकि देखो हमें पहला नंबर पता है कितना है, 96 है। दूसरा नंबर कितना है, 404, ये भी पता है कितना है, 404 है। अब रही बात एचसीएफ की, तो हमने एचसीएफ अभी हाल निकाला, कितना है, 4 आया। अब निकालना क्या है, एलसीएम। तो सारे के सारे मान पुट कर दो। देखो एचसीएफ का मान कितना है, 4 है, तो 4 लिख देंगे। एलसीएम का मान हमें निकालना है, तो एलसीएम लिख देंगे बराबर
पहला नंबर कितना है देखो यहाँ पे 96 गुणा में सेकेंड नंबर कितना है देखो यहाँ पे 100, सेकेंड नंबर कितना है 404, तो 404, ठीक है ना। अब हमें एलसीएम का मान निकालना है, अगर क्या करेंगे देखो यहाँ पे 96 गुणा 404, ये 4 इधर गुणा में उधर के में जाएगा, भाग में चल जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 4। अब देखो अगर मैं 4 को काटूँ तो 4 एकम कितना हो जाएगा 4, 0 का 0, फिर 4 एकम 4। अब क्या करेंगे देखो यहाँ पे 96 में गुणा करना है अपने को यहाँ पे 101 का। अगर मैं इसका गुणा इसमें करता हूँ देखो कितना आएगा 96 कम 96 हासिल आया 9, फिर इसमें नहीं जाएगा तो फिर कितना आएगा 9 का 9 उतर जाएगा, फिर 96 कम 96, मतलब कि 96 और 96, इसका क्या होगा एचसीएफ होगा, क्या होगा एलसीएम होगा, सॉरी क्या होगा एलसीएम होगा। हमने एचसीएफ की सहायता से क्या निकाला एलसीएम निकाला। अगर आपको ऐसा नहीं निकालना आता है तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर फॉर्मूले से पूछ ले तो हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों अब बारी आती है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 की तरह क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न अलग है। तो वो क्या बोला है कि एचसीएफ, फिर कोष्टक में कितना है 306 और 657, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 306 और 657 ये दोनों क्या बच्चों संख्या है, क्या है यहाँ पे संख्या है, दो संख्या है जिनका एचसीएफ कितना होता है 9 होता है। मतलब अगर मैं 306 और 657 का एचसीएफ निकालूंगा कितना आएगा 9 आएगा, ये मैं क्वेश्चन में दिया है। और पूछ क्या रहा है कि हमें एलसीएम निकालना है, किनका उन्हीं का 306 और 657 का एलसीएम निकालना है। मतलब ये दो नंबर वही है, बस उनका एचसीएफ हमें दे रखा है वो कितना है 9, और हमें एलसीएम क्या करना है ज्ञात कर रहा है। अब देखो सबसे पहले आपको फॉर्मूला बताना चाहिए, मैं आपको लिखाया था ये फॉर्मूला क्या था कि एचसीएफ गुणा एलसीएम कितना होता है पहला नंबर इंटू क्या होता है दूसरा नंबर। यहाँ पे लिख सकते हो दोनों संख्या का क्या गुणा, दोनों संख्या का गुणा, ये लिख देंगे अपन, ठीक है। उसके बाद देखो एचसीएफ एलसीएम लिख दिया। अब देखो एचसीएफ कितना दे रखा है यहाँ पे 9 दे रखा है, तो 9 लिख देंगे, गुणा में कितना आएगा एलसीएम, तो एलसीएम लिख दो बराबर पहला संख्या देखो क्या है 306, तो 306 लिख देंगे। दूसरी संख्या कितनी है 657 है, तो 657 लिख दो। अब देखो हमें मान किसका निकालना है एलसीएम का, तो हम एलसीएम को इधर रहने देंगे और 9 इधर कहीं में गुणा में है तो उधर चल जाएगा, भाग में चल जाएगा। तो 306 गुणा में कितना आएगा 657, बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप इसको देखो यहाँ पे काटते संख्या को देखो, अगर मैं संख्या को काटूँ कितनी बार जाएगा देखो यहाँ पे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 27, 9 27, 30 में 27 में कितना बचेगा देखो यहाँ पे 3। अब 9 तो कितना होता है 36, तो क्या करना है आपको 34 का गुणा किससे करना है 657 से। तो जो भी मान आएगा ना बच्चों वो किसका मान आएगा अपने पास एलसीएम का मान आता है, इनका गुणा करने पे जो आएगा, तो आपको इनका गुणा करना है कितना आंसर आता है बताना है कि कितना आंसर आया, ठीक है। तो बच्चों एचसीएफ और एलसीएम के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे यहाँ पे क्या होते हैं कवर होते हैं एचसीएफ और एलसीएम के। अभी चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन आपको अगर कुछ दिख रहा है जो चैप्टर के क्वेश्चन है पर्सनली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के और क्वेश्चन नंबर 3 के, अगर आपको उनका सॉल्यूशन चाहिए तो आप वीडियो का लिंक दिया हुआ है, हमने जब चैप्टर को फॉलो करवाया था ना 1.1 को, तो उसके अंदर सारे क्वेश्चन करवाए थे। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक दिया हुआ आप चेक कर सकते हैं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ना वो इस वीडियो के अंदर हमने करा दिए। तो बच्चों अब आते हैं हम इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जिससे हर साल क्वेश्चन पूछा तो पूछा ही जाता है, आएगा तो आएगा क्वेश्चन यही से ही, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1.2 आ रही है, ठीक है। जो क्या लिखा हुआ है कि इस चैप्टर के अंदर क्या होता है कि हमें कोई नंबर देता है, वो अपरिमेय संख्या होती है, कौन सी होती है अपरिमेय होती है, लेकिन हमें सिद्ध करके बताना होता है कि आपको सिद्ध करना है कि जो संख्या है वो कौन सी है अपरिमेय है। तो इस टाइप का क्वेश्चन होने वाला है। देखो उदाहरण नंबर क्या है हमारे पास 5 है, बोला क्या है कि हमें सिद्ध करना है यहाँ पे कि √3 जो है ना वो एक अपरिमेय संख्या है। अब मैंने आपको बताया था कि जो रूट वाली संख्या होती है वो अपरिमेय तो होती है, लेकिन हमें सिद्ध करके बताना है। हमें पता तो है कि ये अपरिमेय है, लेकिन आखिर क्यों है हमें सिद्ध करके प्रूव करना है इसको। देखो सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया ना तो आपको नंबर नहीं कटने दूंगा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, माना, क्या लिखोगे देखो माना, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ इसको, देखो माना, आपको जो संख्या बोली है ना वो लिख दो, माना √3। देखो हमें सिद्ध क्या करना है अपरिमेय सिद्ध करना है, क्या करना है अपरिमेय, तो इसका उल्टा मानना है। बात समझिएगा, हमें जो सिद्ध करना है, हमें जो आंसर लाना है हम उसका उल्टा मानते हैं।
अगर उसका अपोजिट मानने पर अगर वो गलत आ गया तो हमने जो नहीं माना था वो क्या रहेगा, सही रहेगा। बात समझिएगा, पूरा अच्छे से समझाने वाला हूँ। हमें यहाँ पे क्या बोला है कि अपरिमेय सिद्ध करना है, तो अपरिमेय का उल्टा कितना होता है, परिमेय होता है। क्या लिखेंगे, माना √3 के बेटा लोग परिमेय है। देखना मैंने बताऊंगा आपको एंड में कि हमने सब क्यों माना। माना √3 क्या है, परिमेय है। क्या है, परिमेय। अब आपको पता है कि परिमेय मतलब क्या होता है, जिसमें p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो मतलब √3 जो रहेगा वो कहीं ना कहीं इसके बराबर रहेगा बच्चों, p बटा क्यू के बराबर रहेगा। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, मैं p की जगह कोई संख्या मानता हूँ और q की जगह कोई संख्या मानता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि p की जगह संख्या कितनी है, a है, और q की जगह संख्या कितनी बच्चों, b है। बात समझिएगा, एक तो p है, एक और क्या है, q है। मैंने p की जगह a माना है, q की जगह b माना है, तो ये √3 जो आएगा ना वो किसके बराबर आता है, a बटे b के। अब देखो, अब क्या करना है आपको, दोनों तरफ क्या करना है, वर्ग करना है। देखो दोनों तरफ क्या करना है, दोनों तरफ आपको ये के ये कॉपी करना है। अगर ऐसा किसी की बजाय यहाँ पे आ जाए, रूट में कितना आ जाए 2, रूट में 5 ये आ जाए, तो आपको सेम के सेम यही कॉपी करना है, बस संख्या चेंज हो जाएगी। तो आपको तरीका ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। करने पर अब देखो, अगर दोनों तरफ मैं वर्ग करता हूँ तो इधर कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर बराबर a बटे b का होल स्क्वायर। देखो √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। ध्यान रखना, गुणा का उल्टा भाग होता है, भाग का उल्टा गुणा होता है, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस। ऐसे ही वर्ग और वर्गमूल दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो देखो 3 का तो क्या लग रहा है, पहले वर्गमूल लग रहा है, फिर वर्ग लग रहा है। तो इसके इस वर्ग से इसका वर्गमूल से इसका वर्ग क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बच जाएगा अंदर का 3। ऐसे इधर कितना आएगा, a स्क्वायर बटे में कितना आएगा, b स्क्वायर। बात समझिएगा, ठीक है। अब देखो ये b स्क्वायर को क्या करें बच्चों, यहाँ पे हम b स्क्वायर को यहाँ पे ले आएंगे और इस 3 को इस बटे में ले आएंगे। बात समझिएगा, लेकिन इस पर आपको लिखना क्या है, देखो यहाँ पे हमने जो इन a और b को माना था, तो आपको लिखना क्या है बच्चों यहाँ पे, जहां। क्या लिखो बच्चों यहाँ पे, जहां ये a और b जो हमने माने हैं ना, a व b क्या है, सह अभाज्य। क्या है, सह अभाज्य संख्या है। आपको इसके फ्री के नंबर मिलेंगे बच्चों। आपको कॉपी रात रट के जाना है, अगर नहीं याद होता है तो रट के जाना है, लेकिन अगर आपने लिख दिया तो आपके 2 नंबर से 3 नंबर फिक्स है इस क्वेश्चन के, ठीक है। अब देखो b स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो क्या आएगा, देखो फॉर्मूला कि b स्क्वायर बराबर कितना आएगा, a स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3। अब देखो यहाँ पे क्या आया कि b स्क्वायर बराबर कितना है, a स्क्वायर बटे 3। इसका लाइन का मतलब क्या है, देखो कि हमें b स्क्वायर कब प्राप्त होता है, जब मैं a स्क्वायर के अंदर 3 का भाग लगाता हूँ। मतलब इस a स्क्वायर में 3 का भाग जाएगा तभी तुम्हें b स्क्वायर प्राप्त हुआ। ये अगर बराबर है तो b स्क्वायर कब प्राप्त होता है, जब मैं a स्क्वायर में 3 का भाग लगाता हूँ। मतलब ये a स्क्वायर 3 से कट सकता है, 3 से क्या है, विभाजित है। लिखूंगा देखो यहाँ पे a स्क्वायर क्या है, 3 से विभाजित है, विभाजित है, क्योंकि यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, क्योंकि b स्क्वायर में तभी तो प्राप्त होगा जब मैं a स्क्वायर के अंदर 3 का भाग लगाऊंगा, ठीक है। अगर a स्क्वायर 3 से विभाजित है ना, तो a भी है ना, a भी 3 से विभाजित होगा। बात समझिएगा, विभाजित होगा। आपको यहाँ याद रखनी है, देखो अगर a स्क्वायर 3 से विभाजित है तो जो, अगर मैं स्क्वायर की जगह ओनली a लूँ सिंगल है, तो भी वो ये 3 से क्या रहेगा, विभाजित रहेगा। मतलब a भी 3 से कट सकता है। बात समझ आ। अब एक काम करता हूँ, मतलब क्या है, अगर मैं a के अंदर 3 का भाग लगाता हूँ तो हमें कोई भी संख्या प्राप्त होगी। अगर मैं a, विभाजित का मतलब क्या होता है, भाग लगाना। अगर मैं a में 3 का भाग लगाता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि a के अंदर 3 का भाग लगाने पे मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, c प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है, c प्राप्त हो रहा है। मैंने एक और c माना है, हमने a भी तो ले लिया, अब लिया एक और नंबर कौन सा आया, c। कि a में अगर जब मैंने 3 का भाग लगाया कितना आएगा, c आएगा। देखो ये समीकरण जो थी इसका को नाम देना कितना, समीकरण नंबर 1। अब देखो इधर 3 का में है भाग में, तो उधर क्या में जाएगा, गुणा में। तो मेरे पास a बराबर कितना आएगा, 3 गुणा में कितना, c। जो 3 इधर भाग में था वो c के साथ गुणा में चल गया। तो देखो यहाँ पे a का मान कितना आया, 3c। कितना आया, 3c। तो देखो आपको करना क्या है यहाँ पे कि a बराबर 3c कहाँ पर रहेंगे, समीकरण 1 में। किसमें, समीकरण 1 में रखने पर देखो समीकरण 1 क्या बोलती है हमारे पास यहाँ पे कि b स्क्वायर बराबर कितना होता है, a स्क्वायर बटे में कितना, 3। तो b स्क्वायर देखो समीकरण 1 लिख दी मैंने, b स्क्वायर की जगह b स्क्वायर लिख दिया। अब देखो a स्क्वायर है, यहाँ पे a का मान कितना आया है, 3c आया है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, 3c का स्क्वायर बटे में कितना जाएगा, 3।
ठीक है, मैंने ए की वैल्यू रखी है यहाँ पे, ए का मान कितना है 3c, लेकिन ए का स्क्वायर 3c का स्क्वायर आ गया। ऐसे ही बी स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 9 होता है, साथ में क्या है सी स्क्वायर, बटे में कितना आ गया 3। तो देखो बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा 3 तिया 9 गुणा में कितना आ गया सी स्क्वायर। अब देखो फिर इधर 3 का में गुणा में, तो इधर का में आएगा भाग। देखो गेम है, देखो आपको उसमें गेम की तरफ सोचना है। इधर 3 का में आ गया बेटा लोग, भाग में आ गया, बराबर कितना आ गया सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अब ये लाइन क्या बोलती थी कि हमें बी स्क्वायर कब प्राप्त होता है, जब ए स्क्वायर में हम 3 का भाग लगाते हैं, मतलब ए स्क्वायर 3 से विभाजित है। लेकिन ये लाइन क्या बोलती है कि हमें सी स्क्वायर कब प्राप्त होता है, जब मैं बी स्क्वायर में 3 का भाग लगाता हूँ। मतलब यहाँ पे बी स्क्वायर भी किससे विभाजित बच्चों 3 से विभाजित है। ये समीकरण 1 क्या बोलती है कि ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, और समीकरण 2 क्या बोलती है ये वाली कि बी स्क्वायर किससे विभाजित है 3 से विभाजित है। लेकिन हमने आपको पता है क्वेश्चन में क्या माना था कि जहां ए भी क्या है सहअभाज्य संख्या है, मतलब यह खुद के पहाड़े के अलावा किसी और पहाड़े से नहीं कट सकती। लेकिन यहाँ पे बच्चों ये किससे कट रही है 3 से कट रही है, किससे कट रही है 3 से कट रही है, किससे कट रही है 3 से कट रही है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन में था क्या, नहीं था, क्योंकि हमने क्वेश्चन में क्या माना था कि यहाँ किसी और संख्या से नहीं कटनी चाहिए, किसी और संख्या से नहीं कटनी चाहिए सिवाय 1 के। लेकिन यहाँ पे तो बच्चों 3 से कट रही है, बात समझना। लिख देता हूँ फिर से, देखो यहाँ ए स्क्वायर व बी स्क्वायर किससे भाई देखो 3 से विभाजित है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर 3 से विभाजित है। देखो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर किससे 3 से विभाजित है, ठीक है। परंतु ए व बी तो क्या है सहअभाज्य संख्या है। एक कंडीशन हम ये भी बोल रहे हैं कि 3 से विभाजित भी है, और एक कंडीशन क्या बोल रहे हैं सहअभाज्य भी है। ए व बी तो सहअभाज्य है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या माना था कि ये क्या है परिमेय है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने, बात समझना, क्योंकि हमने यहाँ पे किसको √3 को परिमेय माना। बात समझिएगा, क्योंकि हमने √3 को क्या माना था परिमेय माना था, परिमेय माना। अब मतलब कि क्या हमारा माना हुआ क्या था गलत था, क्योंकि हमने जो माना था उसके ठीक उल्टी कंडीशन आई है। हमने माना कितना सहअभाज्य था, लेकिन यहाँ बी स्क्वायर और ए स्क्वायर किससे विभाजित है 3 से विभाजित है। मतलब हमारी कंडीशन क्या है यहाँ पे गलत साबित हुई है। अब गलत साबित क्यों हुई है, ये गलत साबित कब होगी, जब हमारा माना हुआ क्या था गलत था। लिख देंगे अतः हमारा माना क्या था, हमारा माना गलत था। हमारा माना हुआ क्या था बच्चों गलत था, इसलिए ये √3 परिमेय की बजाय क्या होगा बच्चों अपरिमेय होगा। इसलिए √3 क्या होगा अपरिमेय होगी, संख्या होगी। ठीक है, बात नहीं समझ में आपको कि हमने जो माना था उसका उल्टा प्राप्त हो रहा है। मतलब ये उल्टा प्राप्त हो रहा है, मतलब जो माना था वो क्या था गलत था। हमने जो माना था अगर वो गलत था तो हमने जो नहीं माना था वो क्या था सही था। और हमने कहीं क्या नहीं माना था अपरिमेय नहीं माना था, इसलिए अपरिमेय क्या है बच्चों में सिद्ध होती है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है कि √2 का और √5 का ये भी करना है। मतलब क्या कुछ भी नहीं होएगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे 3 दिख रहा है ना वहां आपको 2 लिख देना है। अगर बात करता हूँ √5 की तो जहाँ आपको 3 दिख रहा है आपको 5 लिख देना है, बाकी सब सेम रहने वाला है। तो बच्चे इसके बाद आते हैं देखो इस प्रकार के एक और क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन जो है उस टाइप का तो है लेकिन थोड़ा इजी है, ठीक है। बात समझिएगा, बताने वाला हूँ आपको। इससे पहले बताने वाला हूँ कि ध्यान रखना है आपको कि जब हम किसी परिमेय संख्या के अंदर परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो जो नई संख्या आती है वो भी परिमेय आती है, ठीक है। जब हम परिमेय संख्या के अंदर परिमेय संख्या को घटाते हैं तो जो संख्या आएगी वो भी कौन सी होगी अपरिमेय। परिमेय के अंदर परिमेय का भाग लगाएंगे तो जो आएगा वो भी क्या आएगा परिमेय। मतलब परिमेय के अंदर परिमेय को जोड़े घटाएं गुणा करें भाग करें कुछ भी करें, कितना आएगा जो आएगी वो कौन सी कहलाएगी परिमेय कहलाती है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखो इसी बेसिक में इस क्वेश्चन को करने वाला है। देखो क्या लिखा हुआ है 5 - √3, इसको सिद्ध करना है क्या है बेटा लोग अपरिमेय। तो देखो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि माना 5 - √3 क्या है परिमेय है, क्या है, क्योंकि इसका उल्टा मानना है अपरिमेय सिद्ध करना, तो अपरिमेय का उल्टा क्या होता है परिमेय। देखो तो 5 - √3 बात समझिएगा
5 माइनस रूट 3 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, P बटा Q बराबर कितना, A और B। जहाँ पे क्या लिखेंगे, A और B क्या है, सहभाज्य है। देखो पिछले क्वेश्चन जैसा ही मैं कॉपी कर रहा हूँ, सहभाज्य। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 5 माइनस रूट 3 बराबर कितना आएगा, A बटा B। अब बात समझिएगा, अगर मैं इस A बटा B को उठा के इधर ले लूँ और रूट 3 को उधर ले जाऊँ, बात समझना, तो ये A बटा इधर का हो जाएगा माइनस का, और रूट 3 माइनस का, तो उधर का हो जाएगा प्लस का। अब देखो ये 5 तो देखो परिमेय है, ये 5 तो क्या है, परिमेय है, क्योंकि खुद देखो ना यार, ये अगर मैं 5 के बटे में 1 लगा दूं तो 5 बटे 1 हो गया। अब बटा बटे वाली संख्या क्या होती है, परिमेय होती है, और ए और बी भी क्या है, संख्याएं हैं, तो ए बटे बी भी क्या आएगा, संख्याएं, मतलब परिमेय आएगा। मतलब ये भी क्या बच्चों हमारे पास परिमेय है, और ये भी क्या है, परिमेय है। अब देखो जब हम परिमेय के अंदर से परिमेय घटाते हैं तो जो आंसर आएगा इन दोनों का, 5 माइनस ए बटे बी का, वो भी क्या आएगा, परिमेय आएगा। लिख देता हूँ यहाँ, 5 माइनस ए बटा बी क्या है, परिमेय है, क्यों हम जानते हैं कि परिमेय के अंदर से परिमेय को घटाते हैं तो क्या आता है, परिमेय ही आता है, परिमेय है। परंतु अब देखो बराबर की इधर कितना है, रूट 3। अब हमने इसके जस्ट पिछले क्वेश्चन में सिद्ध किया है कि रूट 3 क्या होता है, अपरिमेय होता है। देखो बात समझना कि इधर इस बराबर के इधर वाला हिस्सा तो बच्चों क्या है, परिमेय है, लेकिन उधर वाला हिस्सा देखो रूट 3 क्या है, अपरिमेय। हम जानते हैं कि रूट 3 क्या है, अपरिमेय, परंतु रूट 3 क्या है, अपरिमेय है। बताओ तो क्या कभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है क्या? तो हमने यहाँ पे क्या सीखा बच्चों, देखना कि इधर कौन सा आया था हमारे पास, 5 माइनस ए बटा बी जो है ना, वो रूट 3 के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे क्या है, बराबर आ रहा है। अब ऐसा आ रहा है, लेकिन क्या हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमने जो माना था वो क्या था, गलत था। ठीक है, हमारा अगर आंसर गलत आ रहा है तो आंसर कब गलत आएगा, जब हमने माना गलत होगा। अगर हमने माना गलत है तो हमने जो नहीं माना था वो क्या है बच्चों, सही है। बात समझिएगा कि परिमेय परंतु रूट 3 क्या है, अपरिमेय। लिख दो, ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने किसको, 5 माइनस रूट 3 को क्या माना, परिमेय माना। अतः 5 माइनस रूट 3 क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा बच्चों, अपरिमेय होगा। ये सीधा क्या हो गया बच्चों, हमारे पास आंसर हो गया। तो बच्चों अब बारी हमारे पास अगले क्वेश्चन की। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि सिद्ध करना है हमें कि 3 रूट 2 क्या है, अपरिमेय है। सेम को भी करना है बच्चों हमारे, माना 3 रूट 2 क्या है हमारे पास, परिमेय है। क्या है, परिमेय है। अब देखो परिमेय अगर है तो 3 रूट 2 किसके बराबर आएगा हमारे पास, ए बटा बी के। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए बटा बी, क्या आ जाएगा यहाँ पे, जहाँ ए व बी क्या है, सहभाज्य। क्या बच्चों, सहभाज्य संख्या है। बात समझिएगा, मतलब देखो क्या है, 3 रूट 2 किसके बराबर है हमारे पास, ए बटा बी के बराबर है। देखो अगर यहाँ पे रूट 2 बराबर का मान निकालू तो ए बटा कितना है, बी है। ये 3 इधर गुणा में, इधर कहीं में आएगा भाग में, तो बटे में कितना आ गया, 3 भी। ये 3 उठ के कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। अब देखो यहाँ ऊपर वाला ए क्या है, परिमेय है, बी भी क्या है, परिमेय है, 3 भी क्या है, परिमेय, ऊपर भी परिमेय, नीचे भी परिमेय। अब हम परिमेय के अंदर परिमेय का भाग लगाते हैं। देखो ये भी क्या है हमारे पास, परिमेय है, हम जानते हैं ये भी क्या है, परिमेय है। अब परिमेय के बटे में परिमेय है, तो मैंने बताया था जब हम परिमेय के अंदर परिमेय का भाग लगाते हैं तो जो आता है वो भी क्या होता है, परिमेय। लिख देंगे, देखो यहाँ पे, यहाँ ए बटा में 3b क्या है, परिमेय है, परिमेय है। परंतु बात समझिएगा, देखो परंतु हम जानते हैं कि रूट वाली संख्या क्या होती है, अपरिमेय होती है, परंतु रूट 2 क्या है, अपरिमेय। क्या बच्चों, अपरिमेय है। अब बात समझिएगा, तो क्या इधर वाला परिमेय है, उधर वाला अपरिमेय है। ये तो क्या है, अपरिमेय, ये क्या है, परिमेय। तो क्या परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो लिखेंगे मैं यहाँ पे क्या है कि रूट 2 ए बटा 3b के बराबर नहीं हो सकता। अब ऐसा इसलिए क्यों हुआ, क्योंकि हमारा माना हुआ क्या था, गलत था। ऐसा इसलिए हुआ, देखो क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि
हमने क्या करा बच्चों, यहाँ पे हमने संख्या कितने देखो 3√2, 3√2 को परिमेय माना बच्चों। क्या माना? परिमेय माना। अगर ये परिमेय नहीं है तो क्या बचा? अपरिमेय लिख देंगे। अतः यह कौन, लिख दो 3√2 क्या है? अपरिमेय होगा। तो बच्चों इसी के बाद देखो चैप्टर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे खत्म होता है। अब इसके इस तरह क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन और हैं जो 1.2 में है, और अगर आपको उनका सॉल्यूशन चाहिए, ये तो हमारे क्या एग्जाम्पल थे, हमने करवा दिए, ठीक है। इसके क्वेश्चन और भी हैं, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने वो करवाए हैं, लेकिन आपको इन क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करनी है। तो आपको ये करना है कि जो बुक है उसके अंदर 1.2 है ना, उसके सारे के सारे सॉल्व करने हैं, सारे के सारे। मेरी गारंटी अगर आपने एग्जाम्पल को अच्छे से समझा है ना, तो आपको उसको एक भी सॉल्व में दिक्कत नहीं आने वाली है, एक भी सवाल में दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन करना है क्या, वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को पूरा देखा है तो उसके लिए आपका सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन जाते हैं बात कहूँगा कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख के जा रहे हो ना, बात समझिएगा, अभी भी आपसे बात है कि अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है सच्चे मन से, अच्छे से समझ के, तो मेरी गारंटी है आपको एक एक डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, हम उसको डबल पढ़ाएंगे। लेकिन अगर कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करिएगा, फिर से देखिएगा, आएगा। एक बार में नहीं होगा लेकिन एक बार जरूर होगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।